तो ऑल इन के बाद अब हो चुकी है पहली डायनामाइट खत्म और आइडिया लग चुका है कि ऑल आउट के लिए एईडब्ल्यू किस डायरेक्शन में जाने वाली। और इतने कमाल के पेपर व्यू के बाद एक ऐसा शो हमें देखने को मिलने वाला था जहां पे बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिलनी थी और कुछ बड़े हिंट्स और एक बहुत बड़ा रिटर्न भी हमें देखने को मिला है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है आज हुई एईडब्ल्यू डायनामाइट का रिव्यू। जी हाँ गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे। भाई अगर आपने ऑल इन का रिव्यू नहीं देखा, कल वाली मेरी एईडब्ल्यू का रिव्यू नहीं देखा, पूरी कंपनी का ओवरऑल, तो वो वीडियो जरूर जाके आप चेकआउट करें। लेकिन आज डायनामाइट को स्टार्ट करते हैं और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली। जी हाँ, फॉरबिडन डोर के बाद उनको हमने देखा नहीं है और काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि जॉन मॉक्सली आखिर है कहां। एईडब्ल्यू एक बड़े ग्राफ पे जा रही है, अच्छी तरफ जा रही है, लेकिन आखिर जॉन मॉक्सली कहां पे है भाई? ये तो इनका मेन सुपरस्टार होना चाहिए, ये दिख नहीं रहा आजकल। तो भाई डेफिनेटली जॉन मॉक्सली आज वापस आते हैं और उन्होंने एक ऐसी चीज बोल दी है जो कि बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन को अब ऐसा लगता है कि हिंट करती है कि शायद वो क्या सच ही होने वाले हैं। सबसे पहले टोनी शेवानी रिंग के अंदर आते हैं इंटरव्यू लेने जॉन मॉक्सली की, और मॉक्सली पहले बात करते हैं किस तरीके से वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो काफी टाइम से सोचने के बाद उनको पता है कि भाई इसके पीछे मुझे जाना है, और वो डार्बी एलन का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि डार्बी, तुझे पता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जिसको ढूंढना मुश्किल है, तो तू मेरे सामने जल्दी से आ। लेकिन इसके बाद टोनी शेवानी इससे पहले अपने बाकी के क्वेश्चंस पूछे, जॉन मॉक्सली कुछ अजीब सा एक्ट कर रहे थे आज। ऐसा लग रहा था कि वो अपने जोन में नहीं है, कुछ और ही ऐसा प्लान है, कुछ ट्विस्टेड प्लान है उनके दिमाग में जो वो रिवील नहीं करना चाहते। और जॉन मॉक्सली यहाँ पे टोनी शेवानी को बोलते हैं भाई कि ये तेरी कंपनी नहीं है। और अब ऐसे कोई बोलेगा एकदम से, भाई टोनी शेवानी की तो कभी भी एईडब्ल्यू कंपनी नहीं थी, तो अब जॉन मॉक्सली आके ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और डेफिनेटली इसके बाद जो बैकस्टेज देखने को मिला वो हमारे हिंट को शायद भाई अब जो है कंफर्म कर देता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जॉन मॉक्सली बैकस्टेज मरीना शफीर के साथ अटैक करते हैं ऐसे ही 2-3 बेगैर लोगों को जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे बैकस्टेज, और लास्ट वाला तो डर के भाग भी जाता है। लेकिन जॉन मॉक्सली ऐसा लगता है एक मैसेज डिलीवर करने आए थे, लेकिन आप लोग सोचेंगे मरीना शफीर और जॉन मॉक्सली क्या एक साथ कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी मुझे बैक स्टोरी देनी पड़ेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी मरीना शफीर और शेन मैकमैन ने एक दूसरे को कन्फ्रंट करा था, तब रूमर्स आ रहे थे कि शायद यहाँ पे एक स्टेबल बनाया जाएगा जिसको शेन मैकमैन मैनेज करेंगे, और अब एईडब्ल्यू के अंदर शायद वो होने वाला है, बिकॉज ये सारी चीजें हाईलाइट करती हैं टुवर्ड्स अ डेब्यू एईडब्ल्यू के अंदर जो कि भाई हिला के रख सकता है पूरी दुनिया को। वो है शेन मैकमैन का, और ऑल एलीट रेसलिंग में मुझे लगता है जल्द देखने को मिलेंगे जॉन मॉक्सली के साथ। या तो उनका कोई स्टेबल बनेगा या फिर ये इन्वेजन स्टोरी लाइन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तभी मॉक्सली ने डार्बी को भी एग्जैक्टली इस तरीके से टारगेट करा है, बिकॉज डार्बी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग, जो कि टोनी खान की कंपनी है। लेकिन अब शेन मैकमैन आएंगे तो शेन मैकमैन हो सकता है अपने तरीके से चीजों को चेंज करना चाहे और एक इन्वेजन थ्रो कर दें ऑन ऑल एलीट रेसलिंग। तो क्या ऐसी स्टोरी हमें जल्दी देखने को मिलेगी? डेफिनेटली वो हो सकता है, लेकिन बड़े स्टेक्स हाई हो चुके हैं बिकॉज जॉन मॉक्सली इज बैक ऑन ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। इसके बाद हैंगमैन एडम पेज का मैच होता है टोमोहिरो इशिई के साथ, जो कि एक जबरदस्त मैच था। अब डेफिनेटली ये एक 1-on-1 रैंडम मैच की तरह बुक करा गया था, लेकिन रेसलिंग वाइज भाई इसने कमाल कर दिया। एक मोमेंट थी जहां पे इशिई एक डेड आई लगाते हैं ऑन हैंगमैन पेज, और ऑलमोस्ट भाई वो अपने सर के ऊपर गिरने वाले थे, बच गए जरा सा, और वहां पे उनको कोई इंजरी नहीं हुई भाई, ये अच्छी बात है। लेकिन अनबिलीवेबल मैच था, जिस तरीके से इन दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाया। क्लोज लाइन के बाद क्लोज लाइन लग रही है, कमबैक के बाद कमबैक हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हैंगमैन एडम पेज को विक्ट्री मिलनी चाहिए थी जिस तरीके से उनकी अभी बुकिंग चल रही है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बकशॉट लैरिएट लगा के अपने इस मैच को जीत चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि अपनी सेलिब्रेशंस को वो आगे बढ़ा पाते, आ जाते हैं तो फॉर्मर एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड। और भाई यहाँ पे जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिली एक बार फिर से मुझे बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी लाइन में हम चल पड़े हैं। अगला पेपर व्यू ऑल आउट सितंबर 7 को होगा, तो बिल्कुल भी टाइम एईडब्ल्यू के पास है नहीं, 2 हफ्ते का टाइम है और उसके अंदर ही फटाफट स्टोरीज बिल्ड करनी है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उस पर काम काफी अच्छा शुरू कर दिया है। तो स्वर्व आते हैं यहाँ पे बाहर और बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस बात के लिए मैड फील कर सकते हैं कि हैंगमैन पेज आ गया था उनके मैच में बाहर एट ऑल इन, लेकिन वो ये चीज नहीं फील कर रहे। वो इनफैक्ट सॉरी फील कर रहे हैं फॉर हैंगमैन पेज कि किस तरीके से वो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, इतने टाइम से पड़ा हुआ है पीछे स्वर्व स्ट्रिकलैंड के। स्वर्व कहते हैं कि भले ही अभी उनके पास टाइटल नहीं है, लेकिन तब भी उनको सारे हमेशा एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह बोलेंगे। लेकिन पेज यहाँ पे माइक लेके बोलते हैं गुस्से में, भाई बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं तू कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, ऑल यू आर इज अ पीस ऑफ शिट। वो कहते हैं 3 बार तू मुझसे लड़ा है, 1 बार भी तू मुझसे जीता नहीं है, 2 बार प्रिंस नाना आया, इंटरफेरेंस हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन तूने मुझे कभी भी हराया नहीं है। और वो कहते हैं कि भाई देख
आई वॉन्ट अ रीमैच तेरे अगेंस्ट जस्ट यू वर्सेस जस्ट मी, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस वहां पे होनी नहीं चाहिए। और स्वर्व स्ट्रिकलैंड इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, वो सीधा बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर यू वर्सेस मी है तो हमको लॉक आउट करना है बाकी वाले लोगों को, तो हमें खुद को भी लॉक इन कर लेना चाहिए। एंड एट ऑल आउट इट विल बी स्वर्व स्ट्रिकलैंड वर्सेस हैंगमैन एडम पेज इनसाइड अ स्टील केज। भाई अनबिलीवेबल मैच तो होने ही वाला है, लेकिन स्वर्व इसके बाद अपना प्रोमो कंटिन्यू भी करते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से रेवोल्यूशन के बाद वो हैंगमैन एडम पेज के घर के बाहर गए थे और उन्होंने देखा था कैसे वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की केयर कर रहा है, और वैसा इंसान था जो स्वर्व चाहते थे कि हैंगमैन बने, लेकिन हैंगमैन ये कैसा इंसान बन गया है। वो कहते हैं मुझे मेरा पता है कि मैं दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा, मैं इसके अंदर फोकस हूं, लेकिन मेरे पीछे ऑब्सेशन में तूने अपने करियर को फ्लेम्स में आग लगा के जला के साइड में रख दिया है। लेकिन मैं तेरे से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि उस स्टील केज मैच के अंदर तू कैसा आदमी बनेगा, तू कैसा इंसान दिखेगा, तू क्या वो इंसान दिखेगा जो तेरी वाइफ चाहती है, क्या तू वो इंसान बन सकता है जो तेरे बच्चे तेरे को देखना चाहते हैं। और इसके बाद हैंगमैन एडम पेज को शायद यहां पे एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुई, एक सच्चाई उनके सर पे बजी आके, और इसी वजह से वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करा गया। एक चीज जो अलग थी यहाँ पे कि स्टेक्स इतने हाई नहीं करे गए कि नंबर 1 कंटेंडर फॉर्म करा जाएगा यहां से सीधा, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन ने मेन इवेंट में जो बातें बोली उसके बाद शायद इसको डिले करा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं तो जेमी हेटर आती हैं और उनका मैच हुआ यहाँ पे अगेंस्ट हार्ली कैमरन, जिनके कॉर्नर में सरेया थी और वो बिल्कुल शॉक थी। लेकिन भाई 15 महीने बाद जब भी कोई सुपरस्टार वापस आता है एक इंजरी से, एक बड़ी इंजरी से, तो भाई खुशी होती है उसको देख के। और जेमी हेटर एक पॉइंट पे AEW की नंबर 1 विमेन सुपरस्टार थी, अब उनको वापस वैसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बिकॉज ऑडियंस काफी चेंज है, मे बी फैंस काफी नए आ गए हैं और AEW को उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उनको आज विक्ट्री दी गई तो अच्छा लगा उनको वापस देख के। आते हैं इसके बाद रिंग में MJF और उनके लॉस के बाद अगेंस्ट विल ऑस्प्रे एट ऑल इन। उन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, सारे अमेरिका के कलर गायब हो गए और वो आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से अभी भी उनकी गर्दन में दर्द है, उनको हेडेक फील हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं एक चीज अनाउंस करना चाहता हूं कि मैंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है और अब जो है मुझे कोई लेना देना नहीं है इस शिट कंट्री से। मुझे सिर्फ एक जगह से इस कंट्री में फर्क पड़ता है, वो है प्लेन व्यू लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क, जहां से मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूं। MJF उसके अलावा यूएस को भाई भुला चुके हैं। तो यहाँ पे MJF बोलते हैं कि विल ऑस्प्रे ने चीटिंग की थी भाई ऑल इन में मैच को जीतने के लिए, जो हम जानते हैं बिल्कुल भी ट्रू नहीं था। गार्सिया वहां पे आए थे, लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि किस तरीके से अब जब भी वो बड़े प्राइस के लिए विल ऑस्प्रे लड़ने जाएगा तो MJF उसको रोक लेंगे, MJF उसको बिल्कुल खुशी से अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए डिस्ट्रॉय करेंगे। MJF को उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जब वो बात करते हैं डैनियल गार्सिया की, तो गार्सिया ही पीछे से आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं MJF के ऊपर और उनको चोक आउट कर देते हैं सीधा फटाफट 1 मिनट के अंदर। लेकिन उसके बाद उनको याद आती है किस तरीके से MJF ने उनको डिस्ट्रॉय करा, तो पहले वो एक पाइल ड्राइवर के लिए तो जाते हैं लेकिन उसको रोकते हैं, और उसके बाद वो एवलांच पाइल ड्राइवर लगाना चाहते थे मिडल रोप से ऑन MJF, जिस तरीके से MJF ने उनको डिस्ट्रॉय करके रूल आउट करा था टेलीविजन से इतने लंबे टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही वो करते हैं सिक्योरिटी बाहर आ जाती है, और जबकि वो सिक्योरिटी से लड़ने की कोशिश करते हैं वो लग नहीं पाता, और एवलांच पाइल ड्राइवर जो है आज तो नहीं लगा पाए MJF के ऊपर डैनियल गार्सिया, क्योंकि सब लोग उनको आके रोक लेते हैं। और इसके बाद उनकी तरफ से हमें एक प्रोमो सुनने को मिला जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो डायनामाइट डायमंड रिंग है MJF की, वो पॉन शॉप में जाके बेच दी थी भाई, और उस पैसों के बदले जो उनको मिले वो लंदन का राउंड ट्रिप बुक कराया डैनियल गार्सिया ने, ताकि वो MJF को कॉज कर सके अगेंस्ट विल ऑस्प्रे। वो कहते हैं भाई मजा आ गया ये मुझे करके डेफिनेटली। लेकिन इसके बाद वो बोलते हैं कि किस तरीके से MJF को डिस्ट्रॉय करना अब उनका ऑब्सेशन बन चुका है, कैसे MJF को उनके सर पे ड्रॉप करना, उनको एक सिर्फ मैच हराना नहीं, उनके सर पे ड्रॉप करना डैनियल गार्सिया के लिए एक फेटिश बन चुका है। भाई आई डोंट नो वो वर्ड यूज करना चाहिए था या फिर नहीं, लेकिन वो बताना चाहते हैं मैं कितना सीरियस हूं इस बारे में कि मेरे को फेटिश ऐसा लग रहा है कि मैं हूं इस चीज के ऊपर। भाई वॉट एवर, डैनियल गार्सिया में भी कुछ और भी सोच रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि टोनी खान से ऑलरेडी मैंने बात कर लिया एक मैच के लिए एट ऑल आउट अगेंस्ट मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, और वो अपना माइक उठा के भाई फेंकते हैं, जो कि आई डोंट नो कि स्क्रिप्टेड तो हो ही नहीं सकता इतनी अच्छी थ्रो, लेकिन MJF के सर पे जाके लगता है सीधा, जो कि रैंप पे खड़े थे। तो भाई अनबिलीवेबल थ्रो थी ये। और भाई उसके बाद MJF इतने गुस्से में आते हैं और सिक्योरिटी उनको लेके चली जाती है वहां से, लेकिन वो बोल के जाते हैं कि अगर तुझे एक मैच चाहिए आई एक्सेप्ट एंड यू आर ऑन फॉर ऑल आउट। अब यहाँ पे स्टोरी लाइन तो काफी बढ़िया बनाई जा रही है, आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ऑल आउट के अंदर। इसके बाद ऑल स्टार 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला भाई, जहां एक तरफ थे हुक, ऑरेंज कैसिडी, काइल ओराइली
और मार्क ब्रिस्को, और दूसरी तरफ क्रिस जेरिको, बिग बिल, ब्रायन कीथ एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। कल की वीडियो में ही मैंने क्रिस जेरिको और इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, और ये पूरा 8 मैन टैग टीम मैच, भाई ठीक है अच्छा मैच था, एंटरटेनिंग था, लेकिन मैं इसके अंदर यही सोच रहा था बैठ के कि क्यों हो क्यों रहा है, आखिर क्यों ये बनाया गया मैच, क्यों इसकी जरूरत है। और एंड में पता लगता है कि अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जो है वो हुक को चैलेंज करना चाहते हैं फॉर द FTW चैंपियनशिप, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड किंगडम आके हुक को मैच के बाद अटैक कर देता है। अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भाई ठीक है एक बहुत कमाल के रेसलर है, लेकिन स्टोरी लाइन के अंदर मैं उनसे कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, और उन्होंने ऐसा क्या ही करा है FTW चैंपियनशिप के लिए। ऊपर से FTW चैंपियनशिप एक रियल टाइटल नहीं है, AEW खुद ये बोलती है, लेकिन उसके लिए स्टोरी लाइन पे स्टोरी लाइन बन रही है, और हुक जो है वो उनको एस्टैब्लिश कैसे करा जाएगा। और अगर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, काइल ओराइली, क्रिस जेरिको जैसे लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे, कुछ मेन ढंग का करना पड़ेगा उस टाइटल को अगर एस्टैब्लिश करना है, अगर हुक को एस्टैब्लिश करना है। और ये पूरी चीज ऑनेस्टली गाइस आज मुझे काफी फ्लैट लगी। इसके बाद मराया में आती हैं बाहर, जिनके इंटरव्यू के लिए खड़े थे टोनी शेवानी एक बार दोबारा, लेकिन यहाँ पे वो अपनी सेलिब्रेशन को पोस्टपोन करने वाली हैं, बिकॉज वो कहती हैं कि शैम्पेन इलिनॉय जहां पे आज हो रही थी ये AEW डायनामाइट, ये टाउन डिजर्व नहीं करता मेरी सेलिब्रेशन देखना। वो कहती हैं कि अगर मैं क्राउड में देखूं तो कितनी सारी यहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जो बदसूरत दिखती हैं, और डेफिनेटली इस सिटी को थोड़ी ग्लैमर की जरूरत है, और इनफैक्ट मैं तो सिर्फ ग्लैमर ही हूं, और मैं क्या हूं भाई मराया में द ग्लैमर। और वो कहती हैं कि आज मैं अपना रोब उतार के तुम सबको दिखाऊंगी कि आखिर ग्लैमर दिखता कैसे। और टोनी शेवानी अपनी पूरी स्क्रिप्ट भूल गए थे, बिकॉज इतना पास खड़ी थी उनके मराया में, उनको लग रहा था कि भाई क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह छोड़ो भाई ग्लैमर दिखाओ। और यहाँ पे वो जैसे ही अपनी रोब उतारती हैं, ऑब्वियसली भाई एटीट्यूड एरा नहीं है तो आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जो मे बी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी ये नेटफ्लिक्स पे नहीं चली गई है AEW भी, लेकिन यहाँ पे मराया मैंने अपना ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही लग रहा था उनके ऊपर, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा था उनके ऊपर उनकी वेस्ट पे दी AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। और वो उसको शो ऑफ करने के लिए आई थी, और अपने ग्लैमर के साथ साथ उन्होंने ये रिमाइंड करना बिल्कुल भी नहीं भूला कि भाई क्या है मेरे पास वो चीज, और वो है AEW विमेंस चैंपियनशिप। तो वहां से चली जाती हैं, और शायद उनकी सेलिब्रेशन हमें अभी देखने को मिलेगी कुछ टाइम में। इसके बाद रिकोशे का डेब्यू देखने को मिला AEW के अंदर, और जबकि हम तो इतने टाइम से WWE देख रहे हैं तो क्लियरली एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रिकोशे क्या करेंगे रिंग के अंदर, लेकिन उनका अपोनेंट काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चुना गया, काइल फ्लेचर। और रिसेंटली उनका जब MJF के साथ मैच हुआ था, मैंने प्रेज किया था काइल फ्लेचर को कि क्या कमाल की रेसलिंग करी है इस बंदे ने भाई, और आज भी उसी चीज को उन्होंने दोबारा प्रूव करा है। रिकोशे को इस डेब्यू में वन साइडेड बिल्कुल नहीं दिखाया गया, उनको काफी एफर्ट डालना पड़ा इस मैच को जीतने के लिए, और एंड में उन्होंने जो फिनिशर लगाया वो काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड DDT बॉडी स्लैम की तरह कुछ था, जिसका नाम बोला जा रहा है वर्टिगो। तो उन्होंने यहाँ पे फ्रॉग स्प्लैश या शूटिंग स्टार नहीं लगाई इस मैच को खत्म करने के लिए, थोड़ा वेरिएशन रिकोशे शायद लेके आना चाह रहे हैं ताकि लोग उनको बिल्कुल वैसे याद ना करें जैसे वो WWE छोड़कर गए थे, या फिर मे बी ये वन ऑफ भी हो सकता है, उन्होंने एक जस्ट नया फिनिशर हो सकता है इसके अंदर अपने मूव सेट में ऐड कर दिया हो। इसके बाद मैच के बाद चीज इंटरेस्टिंग काफी हुई, बिकॉज विल ऑस्प्रे आते हैं बाहर, और बताया जाता है कमेंट्री पे कि कैसे वो लॉन्ग टाइम फ्रेंड है रिकोशे के, और क्या पता वो उनको एक ऑफर देने आए हो टाइटल मैच के लिए। लेकिन ऑलरेडी हम जानते हैं कि पाक कुछ वीक पहले एक मैच जीते थे जिसने ऑलरेडी उनको इस टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बना दिया था, और इस शो से पहले ही इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया था कि ऑल आउट में पाक लड़ेंगे ऑस्प्रे से फॉर द AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप। और जैसे ही ऑस्प्रे बोलने वाले थे, भाई क्या मोमेंट थी, मैंने इससे पहले आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। पाक पीछे से आते हैं बिल्कुल भाई शेर की तरह हंट करते हुए, और एक पॉइजन राना लगाते हैं रैंप के ऊपर, स्टेज के ऊपर ऑन विल ऑस्प्रे। खतरनाक था वो भाई बहुत ज्यादा, और विजुअली इतना इंप्रेसिव लगा, मजा आ गया उसको देख के। और पाक कहते हैं रिकोशे को भाई ठीक है कांग्रेचुलेट करता हूं मैं, वेलकम टू AEW, लेकिन अब लाइन के पीछे लग जा, बिकॉज विल ऑस्प्रे जो है मेरा प्रे है, और उसको मैं ही हराऊंगा एट ऑल आउट। तो क्लियर कर दिया पाक ने कि रिकोशे भले जो मर्जी कर, लेकिन विल ऑस्प्रे से तेरे को अभी कोई मैच मिलने वाला नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज थी। इसके बाद फाइनली मेन इवेंट में आते हैं बाहर ब्रायन डैनियलसन विद द AEW चैंपियनशिप, और कमाल की उनको यहाँ पे एक बार फिर से रिएक्शन मिला, लोग खुश थे ब्रायन को एज ए चैंपियन देख के, और वो यहाँ पे अपना AEW का फ्यूचर रिवील करने आए थे। और बात करते हैं किस तरीके से जब वो टाइटल जीत के बैक स्टेज गए तो उनकी बेटी ने उनको बोला कि भाई मेरा आज का ये सबसे बेस्ट डे है डैड। और डैनियल ब्रायन भी बात करते हैं किस तरीके से ये उनके करियर की सबसे बड़ी मोमेंट भी है। और ब्रायन इसके बाद बताते हैं किस तरीके से उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, और अभी फिलहाल उनको जल्द ही एक नेक सर्जरी की भी जरूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी फैमिली, उनका घर उनको बुला रहा है, और ब्रायन को नहीं पता कि कब तक वो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे जबकि ऐसा लग रहा था कि क्या रिलिंक्विश कर देगा ये बंदा टाइटल जीतते ही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अपनी पिच बदली, टोन बदली ब्रायन ने,
और क्लियरली आके बोल दिया कि मैं रिटायर होऊंगा, लेकिन नॉट एज द AEW चैंपियन। ये टाइटल जब तक मेरे पास है मैं अपना सब कुछ दूंगा इसको फाइट करके डिफेंड करने के लिए। और जो भी बंदा चाहता है बाहर आना इस पॉइंट पे, जो बंदा भी मुझे चैलेंज करना चाहता है ऑल आउट के लिए, भाई एक ओपन चैलेंज वो यहाँ पे थ्रो कर देते हैं। बिकॉज वो कहते हैं कि देखो भाई अभी भी बहुत सारे हेड्स हैं जिनको मैं किक इन करना चाहता हूँ इस रोस्टर के ऊपर, तो आई विल कीप फाइटिंग टिल आई लूज दिस चैंपियनशिप। और जिस दिन मैं इस टाइटल को हार गया मेरा फुल टाइम करियर खत्म हो जाएगा AEW के अंदर। और यहाँ पे स्क्रीन पे आता है और कोई नहीं बल्कि TNT चैंपियन जैक पेरी। जैक पेरी बात करते हैं किस तरीके से ब्रायन उनमें से एक बंदा था जिसने जैक पेरी को गलत समझा और इस वजह से जैक पेरी को सस्पेंड कर दिया गया था इतने लंबे टाइम के लिए इन ऑल एलीट रेसलिंग। और ब्रायन ने कभी उस तरीके से जैक पेरी को देखा नहीं है और उनका भी गोल बन चुका है कि अगर कोई अमेरिकन ड्रैगन को रिटायर करेगा तो वो और कोई नहीं बल्कि जैक पेरी होंगे। लेकिन अभी के लिए जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनके पीछे खड़ी है। और जैसे ही ब्रायन पीछे मुड़ते हैं और कोई नहीं बल्कि जैक पेरी ने ही ट्रैप सेटअप किया था जो कि आगे अटैक करते हैं ब्रायन को और दोनों टाइटल्स को भाई वो जो है रेस करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ डायनामाइट। जिसका मतलब ये है कि जैक पेरी का मैच अब ब्रायन के साथ होगा एट ऑल आउट। अगर इसको मुझे कंपेयर करना हो, जो मैं करना नहीं चाहता, ये काइंड ऑफ वही चीज हो गई जैसे लोगन पॉल का मैच अभी कोडी रोड्स के साथ हुआ था, जिसमें हमें पता है कि कुछ होने वाला है नहीं लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और क्योंकि अभी 2 ही हफ्ते हैं तो आई डोंट थिंक कि ब्रायन को कोई इतनी लंबी स्टोरी लाइन दी जा सकती थी। तो ये जैक पेरी का एक गोल था कि भाई ब्रायन ने मुझे AEW से सस्पेंड करवाया था, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ये स्टोरी गुड इनफ है 2 हफ्ते में दिखाने के लिए। उसके बाद इंटरेस्टिंग रहेगा देखना रेसल ड्रीम में क्या होता है, जो कि मेरे हिसाब से स्वर्व या फिर हैंगमैन पेज में से कोई एक बंदा उनसे लड़ेगा फॉर द टाइटल। तो ये थी आज की डायनामाइट गाइस। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपके थॉट्स थे शो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक जरूर करें भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।